नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अपना जो अध्याय 9 है यानी एंजाइम वाला चैप्टर है वो हमने पढ़ लिया। अब आज से हम उसके अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। मेरे साथ साथ आप प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो लिखते जाइएगा। पहला प्रश्न है आपका बहुवैकल्पिक, एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न हैं। किस तरह से भिन्न हैं? क्योंकि ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम का अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है कि अप्रोटीन भाग जो है वो प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। कौन सा कथन सही है? तो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? तो इसके बारे में आपको ध्यान होगा, आपको बताया गया था कि जो बुकनर थे उन्होंने क्या किया था, यीस्ट की कोशिकाओं में सबसे पहले कौन सा एंजाइम निकाला था? जाइमेज, है ना। तो इसका आंसर होगा जाइमेज। एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है, आपको मालूम है pH से प्रभावित होती है। 5 से लेकर 7.5 pH तक सबसे सक्रिय रहते हैं। क्रियाधार सांद्रता से, है ना, क्रियाधार की अगर हम सांद्रता बढ़ा देते हैं तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है क्रिया की गति बढ़ती है, एक स्टेज पर आकर सतत हो जाती है। तापमान जो है वो आपका 20-25 से लेकर के और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर एंजाइम कार्य करेंगे तो बहुत सक्रिय रह करके कार्य करते हैं। तो यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो एंजाइम की सक्रियता पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका द। अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ हैं जो एंजाइम के क्या करते हैं, जो अप्रतिस्पर्धी होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी संरचना में ही संगठन में ही चेंज कर ला देते हैं, है ना। तो रचनात्मक संगठन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? तो आपको ध्यान होगा सुमनर का नाम। जी हाँ, सुमनर ने यूरिएज एंजाइम जो है उसका सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया था। अब बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे जो प्रश्न होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे या तो इनका आंसर हम एक शब्द में देते हैं या हम एक लाइन में देते हैं। तो पहला है ताला चाबी क्रियाविधि की परिकल्पना कब और किसने प्रस्तावित की थी? तो कब की थी? 1894 में। किसने की थी? एमएल फिशर ने की थी। एंजाइम का प्रोटीन तथा अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? तो प्रोटीन वाला भाग आपको ध्यान है एपो एंजाइम कहलाता है और अप्रोटीन वाला भाग जो है वो सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। एक एंजाइम रहित एंजाइम, प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम बताइए। तो अभी तक तो हमने बात की थी ना कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन आरएनए में से जो निकाला गया वो राइबोजाइम, है ना। तो ये कैसा होता है, ये अप्रोटीन प्रकृति का होता है। प्रोस्थेटिक समूह की परिभाषा दीजिए। तो कार्बनिक समूह के वो अप्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके लघुतरात्मक प्रश्न। बच्चों, इनका जो आंसर है वो आप 8 से 10 लाइन्स में, 7 से 8 लाइन में, है ना, दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर 2 से 3 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं और यथासंभव आप हो सके तो चित्र भी इसमें बना सकते हैं। पहला है को एंजाइम को उदाहरण सहित समझाइए। तो कार्बनिक पदार्थ, आपके पता है कि को एंजाइम ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपके एंजाइम के साथ मिल जाते हैं, है ना, सक्रियता के लिए, एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन एंजाइम के साथ क्रिया के समय ही ये क्या करते हैं, अस्थायी उत्पाद बना करके और उसी में ही संयुक्त रहते हैं। और NAD और NADP ये जो है, और ये बहुत ज़्यादा दृढ़ता से नहीं जुड़े हुए होते हैं। फिर प्रतिस्पर्धी संदमन से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो ये 2 पार्ट हैं इसके, आप देखिए। प्रतिस्पर्धी संदमन से आप क्या समझते हो? तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धी संदमन वे पदार्थ होते हैं जो कि एंजाइम की क्रिया को मंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। और इसे कैसे रोका जा सकता है, फिर इसका आंसर देना है। तो क्रिया को मंद कर देते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको बताया कि ये एक एंजाइम है ना, ये इसकी एक्टिव साइट है ना, ये एंजाइम हो गया आपका E, और ये जो है आपका क्या हो गया, सबस्ट्रैक्ट हो गया, है ना, ये हो गया आपका सबस्ट्रैक्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, ये E जो है ES के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ESC कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब संदमक की बात हम करते हैं तो कोई ऐसा एक निरोधक पदार्थ जो कि कैसा इसी के जैसा होता है ना, आपके जो सबस्ट्रेट है उसके जैसा ही होता है। यानी एक, जैसे हमने यहाँ पे एक किया आ गया, ये है हमारा निरोधक पदार्थ, इसको हम I
कहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों मिल जाते हैं यानी EI कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब जब ये EI कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, EI कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, EI कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो जो क्रिया है वो क्रिया मंद हो जाएगी, है ना। तो जब ये क्रिया मंद हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, ये निरोधक कहलाता है। अब इस क्रिया को अगला क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो इसको रोकने का एक तरीका है कि ये जो सबस्ट्रेट है, हमारा जो क्रियाधारक है, ये क्या करना है, इस क्रियाधार की हमको सांद्रता बढ़ा देनी है। अब यहाँ पर आप इसका उदाहरण से भी कर सकते हो, है ना, कि जैसे ये सक्सीनिक एसिड है ना, और ये सक्सीनिक एसिड को रिप्लेस कौन कर देता है, कौन सा निरोधक कर देता है, मैलोनिक अम्ल। ठीक है, ये मैलोनिक अम्ल जो है ये आकर के जब जुड़ जाता है तो ये विष का काम या निरोधक का काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी अगर हम सांद्रता को बढ़ा देते हैं, यानी इसको ऐसे मान लो कि ये 2 या 3 है, तो हम ये 8-10 इसको कर देंगे, सांद्रता इसकी बढ़ा देंगे, तो इसकी संभावना क्या होगी, इससे जुड़ने की ज़्यादा होगी। तो इसे इस तरह से हम इसकी सांद्रता को बढ़ाकर क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि करके इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं चित्रानुसार भी। फिर है आपका एंजाइम के नामकरण की विधि को समझाइए। तो नामकरण की विधि आपको मालूम है 2 तरह से होती है। एक तो जो एंजाइम जिससे क्रियाधार जो है, क्रियाधार के नाम के आधार पर उसके आगे एज लगा करके, किसने कहा था, ड्यूक्लॉक्स ने कहा था ये वाली बात। और दूसरा जो है, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के नाम पर। ठीक है, तो इसको इस तरह से पहले लिख करके फिर आप ये समझा देंगे कि क्रियाधार के आधार पर और रासायनिक क्रिया के आधार पर। ठीक, अब एक एक का थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लघुतरात्मक प्रश्न है। तो क्रियाधार के आधार पर आप बता देंगे कि एस प्रत्यय लगाकर, है ना, क्रियाधार के नाम में क्या करते हैं, एस प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे सुक्रोज का सुक्रेज, है ना, ऐसे लाइपेज, माल्टेज। ठीक है, इस तरह से इसको हम बता सकते हैं और बहुत शॉर्ट में इसको लिखना पड़ेगा। फिर रासायनिक क्रिया के आधार पर बता सकते हैं, जैसे कोई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है तो यानी उसके एंजाइम का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इस तरह से क्रियाओं के आधार पर भी, कार्बोक्सिलीकरण है तो कार्बोक्सिलेज, है ना, हाइड्रोजनीकरण है तो डिहाइड्रोक्सीजनेज। इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये आपको हल्का सा बता देना है। फिर है उसके बाद एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया की गति कैसे बढ़ाई जाती है। तो आपको मालूम है कि एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया की गति कब बढ़ेगी, जब सक्रियण, आपको पता है कोई भी क्रिया कैसे होती है, जब सक्रियण ऊर्जा उसमें काम में लेती है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, उस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, ये ना ग्राफ बना करके, और ये समझा सकते हैं कि जब एंजाइम इसमें आता है तो क्या हो जाता है, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और क्रिया की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हमारे क्या हुए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए और लघुतरात्मक प्रश्न हो गए। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।